आ गए हैं आपके एग्जाम से जस्ट एक रात पहले, मतलब कयामत वाली रात जिसमें बहुत सारी टेंशन हो रही है। लेकिन कुछ चीजों का मैं आपको फटाफट से बता दूं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं। 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको स्टेप मार्किंग किस केस में मिलती है। बहुत बड़ा सवाल होता है कि क्या स्टेप मार्किंग मिलती है, आंसर इज यस, लेकिन किस पैटर्न पर लिखने पर स्टेप मार्किंग मिलती है ये कोई नहीं बताता। तो मिस्टेक्स कौन कौन सी, तो इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं, आपको डूज एंड डोंट्स बताऊंगा जो आप एग्जाम में कौन सी चीजें फॉलो करनी है और कौन सी चीजें फॉलो नहीं करनी है। उसके बाद पहले 15 मिनट में मैं 2 ऑप्शन दूंगा अलग अलग के सर्कमस्टांसेस में कि किस केस में आपको एमसीक्यू पहले करने चाहिए और किस केस में डिस्क्रिप्टिव पार्ट आपको पहले करना चाहिए। लास्ट के 15 मिनट में क्या नहीं करना है, बड़े क्वेश्चन कब करने हैं, छोटे क्वेश्चन कब करने हैं, सारी चीजें वीडियो में बताऊंगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अब मैं जल्दी शुरू करता हूं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। देखिए सबसे पहली चीज तो कि क्या स्टेप मार्किंग मिलती है, आंसर इज यस। इसका भी जवाब दूंगा मैं आपको कि स्टेप मार्किंग किस केस में मिलती है, कैसे आंसर को प्रेजेंट करने पर स्टेप मार्किंग मिलती है। तो पहले डूज एंड डोंट्स फटाफट से डिस्कस कर लेता हूं, वीडियो को शॉर्ट रखूंगा ताकि जल्दी जल्दी सारी चीजें बता दूं आपको और टाइम वेस्ट ना हो। पहली चीज स्टार्ट विद शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है, मैंने एक एग्जाम टाइप क्वेश्चन जैसे मॉक टेस्ट पेपर है वो ले लिया है आपका। शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है सर, शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब जो 14 नंबर का क्वेश्चन नहीं है उसे मैं शॉर्ट क्वेश्चन बोलूंगा, यानी कि जो आपका पार्ट बी है डिस्क्रिप्टिव वाला, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन कहां पर आएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन होगा कंपलसरी क्वेश्चन, वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है। अगर आपको उनके क्वेश्चंस आते हैं तो आप वो वाले कर सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन होगा वो 2 पार्ट में बटा हुआ होगा आपका। कोई एएस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है और साथ में शायद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आ जाए, भगवान करे बढ़िया वाला, वो कर सकते हैं आप 10 नंबर 4 नंबर मिला के। जो क्वेश्चन नंबर 4th और क्वेश्चन नंबर 5th है, मेरी आपको यह सलाह है 4th और 5th क्वेश्चन को आप स्टार्टिंग में बिल्कुल ना करें, या आप क्वेश्चन नंबर 6th से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो जो पहले क्वेश्चन आप करेंगे वो करेंगे छोटे क्वेश्चन, यानी या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड या सिक्स्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड या सिक्स्थ, जो आपको बेस्ट आता है वहां से आप स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सर स्पीड मेंटेन करके चलनी है, बिल्कुल भी सजाना नहीं है, डूज क्या नाम है, आप डेबिट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं करना, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। स्केल यूज करो या मत करो, इनके दोनों ही केस में नंबर मिल जाते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन शुरू करने से पहले उसकी शक्ल पे ना जाए, उसकी सारी एडजस्टमेंट्स पढ़ लें। जब आपको सारी एडजस्टमेंट्स आती हो तभी उस क्वेश्चन का सिलेक्शन करें। ट्रस्ट ऑन योर ओन इंस्टिंक्ट्स। कई बार होता है कि कई सारे सेंटर्स पे ऐसा पॉसिबिलिटी होती है कि आगे वाले से पूछ सकते हैं, पीछे वाले से पूछ सकते हैं, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। फिर भी अगर 1-2% चांस है तो आपको अपने ओन इंस्टिंक्ट्स पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए, चाहे वो एमसीक्यू का केस हो या कोई भी हो। तुक्का भी लगाना है तो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से लगाया हुआ तुक्का होना चाहिए। नेक्स्ट, केयरफुली सिलेक्ट द क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड, यानी कि जो आपका पार्ट बी होता है, जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है आपका, उसमें आपको ऑप्शन होता है। देखो जरा ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान देंगे, ये रहे मेरे पास ऑप्शन। उसने कहा आपको कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 5 में से, जिसमें से पहला वाला जो क्वेश्चन है वो तो कंपलसरी होता है, वो तो पता ही है। अब आपको क्या ध्यान रखना है बाकी की चीजों में कि सर ये ध्यान रखना है कि आप जो छोड़ेंगे क्वेश्चन वो कौन सा होना चाहिए। तो आइडियली मैं आपको बोलूंगा, अगर देखो आपको सारे एस वगैरह कवर्ड होते हैं, पहला तो आपको कंपलसरी करना ही करना है, तो आइडियली आप क्वेश्चन नंबर 4th या 5th में से कोई छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा मार्क्स के आते हैं, उसमें भी स्टेप मार्किंग मिल जाएगी। लेकिन अगर कई क्वेश्चन ऐसे एएस बेस्ड आ गए, जैसे सेकंड क्वेश्चन घुमा दिया उन्होंने, या 6th क्वेश्चन घुमा दिया, या 3rd क्वेश्चन घुमा दिया उन्होंने, तो उस केस में आपके पास क्या होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए आपके पास कि आप स्विच कर सके और बड़ा क्वेश्चन भी ट्राई कर सके। तो सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से करना कि कौन से क्वेश्चन करने में कम समय लगेगा। और जब आईसीआई पेपर घुमाता है तो जो छोटे चैप्टर्स होते हैं उन्हें बड़े उसमें पूछ लेता है, मतलब एक बड़ा क्वेश्चन होगा आपका, मार्क्स छोटे होंगे, मतलब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है लेकिन छोटा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है। आगे चला मैं सर डोंट्स बताओ, फिर आप फटाफट से। कोई भी 14 नंबर का क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में नहीं लेंगे, कोई भी टाइम आप वेस्ट नहीं करेंगे पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट लिखने में, कोई भी पेपर डिस्कस नहीं करेंगे किसी से भी, आसपास वाले से एडजस्टमेंट का क्या होगा कुछ नहीं पूछना है आपको। सिली मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है, डर नहीं करना है आपको कि एक छोटी छोटी कैलकुलेशन भी आप क्रॉस चेक कर रहे हो कि भाई पेपर है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पेपर लिख रहे हैं उनको स्पेशली बता दो मैं, इंटरमीडिएट का पेपर कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको अर्ली रिएक्शन को अवॉइड करना है। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल, जैसे आपने फाउंडेशन के एग्जाम में 12th तक एग्जाम दिए हैं, उससे तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल रहने ही वाला है, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपको 114 में से 40 या 60 नंबर लाने हैं, तो बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना है आपको, 12 से कंपेयर मत कर देना है इसको, ठीक है। उसके बाद डू नॉट लीव एमसीक्यूज और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर लास्ट। इसका मतलब ये है कि जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है उन्हें आप लास्ट के आधे घंटे या 15 मिनट में नहीं करेंगे, और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कंपलसरी करना ही करना है, एएस बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वो भी आप लास्ट के लिए ना छोड़ें। ऐसी चीजें लास्ट के लिए ना छोड़ें जो आपको करनी ही करनी है। टाइम लिमिट बताऊंगा आपको कब करना है। तो पहले जब 15 मिनट आपके शुरू होंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला या तो एमसीक्यू सॉल्व करके लिख लो, डिस्क्रिप्टिव पार्ट को देखो भी मत, दूसरा आप रीड कर लो पार्ट बी और डिसाइड कर लो कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। जो पहले 15 मिनट में जो सॉल्व करने वाले एमसीक्यूज की मैं बात कर रहा हूं, उसके अंदर क्या बात है कि अगर आप अर्ली रिएक्शन को अवॉइड करके ऐसे बच्चे हैं कि आप बिना टेंशन के पेपर दे देंगे कि एमसीक्यू नहीं भी आता तब भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट को फोड़ के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एमसीक्यू ट्राई कर लीजिएगा। अदरवाइज मैं आपको बोल दूं कि आप पता चले एमसीक्यू के भरोसे गए थे और एमसीक्यू थोड़े ट्रिकी हो गए, आपसे सॉल्व नहीं किए जा रहे, तो आप एकदम पजल हो गए कि पता नहीं क्या हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव में गलती कर देते हैं कई बार बच्चे, एमसीक्यू 30 में से कितने मार्क्स उन्हें ठीक लग रहे हैं उसके बेस पे पूरा
पेपर को जज कर लेते हैं वो कि खराब जाने वाला है, और बहुत सारे नर्वसनेस के अंदर सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। इसलिए मेरी तो सलाह ये रहती है बच्चों को कि एमसीक्यू आप तब करें जब आप श्योर शॉट हो कि अगर एमसीक्यू गलत भी हो गए तो मैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पेपर दे दूंगा, अदरवाइज एमसीक्यू बाद में करने चाहिए। ऑप्शन 2 ये है कि आप 15 मिनट में पहले सारे क्वेश्चंस की एडजस्टमेंट जितनी पॉसिबल हो सके वो पढ़ लीजिए और आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ने वाले हैं। उसके बाद पहले 15 मिनट में क्या नहीं करना है आपको, लास्ट के 15 मिनट में, सॉरी, ना तो आपको लास्ट के 15 मिनट में एमसीक्यू ट्राई करने हैं और ना ही आपको कोई कंपलसरी क्वेश्चन ट्राई करना है, ना ही कोई 14 मार्क्स वाला क्वेश्चन ट्राई करना है और ना ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए सर, मेरे हिसाब से तो 2 से लेके 3 साढ़े 3 बजे तक आपको स्मॉल क्वेश्चंस करने चाहिए, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उसके बाद जब इतना हो जाए तो एमसीक्यूज को उसके बाद शुरू कर लेना, 15-20 मिनट जो भी लगे। और जो 14 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो 3:30 या 4 बजे के बाद करिएगा, लेकिन लास्ट के लिए मत छोड़िएगा। तो 3:30 से 4:30 बजे वाला एक ऐसी विंडो है जिसमें आप अपने 14 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सर, स्टेप मार्क्स कैसे मिलते हैं? देखो मैं आपको बताता हूं, अगर मान लीजिए मैंने अपना मेन सॉल्यूशन यहां दिखा दिया और वर्किंग नोट नीचे दिखा दिया, हालांकि दोनों ही केसेस में स्टेप मार्किंग की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन वो कई बार चेकर के ऊपर डिपेंड हो जाता है। मान लीजिए मैंने मेन सॉल्यूशन यहां पर दिखा दिया उसे अपना, और मेन सॉल्यूशन के अंदर मेरे यहां पर कोई आंसर आया, फॉर एग्जांपल मैंने कहा नेट प्रॉफिट आ गया, कोई ब्रांच का कुछ आ गया, और वो जो अमाउंट आ रही है वो मेरी गलत आ रही है। तो मैंने कई बार बहुत सारी आंसर शीट्स को इवेलुएट करने के बाद बता रहा हूं मैं जो भी चीजें बता रहा हूं, तो कई सारे एग्जामिनर जो चेकर होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसको काट देते हैं और आगे जाके जो वर्किंग नोट्स बच्चे ने बनाए होते हैं उनको पढ़ते ही नहीं है, मतलब ऐसे करके क्रॉस 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 लगा होता है और वो चेक ही नहीं करते हैं उसको। हालांकि ये चीज गलत है, और अगर आपको ऐसी चीजों में स्टेप मार्क, मान लीजिए आपके बहुत सारे पॉइंट्स उसमें सही थे फिर भी आपको स्टेप मार्किंग नहीं मिली, तो उस केस में आप चैलेंज तो कर नहीं सकते। ऑफ कोर्स आईसीआई के अंदर आप पेपर दे रहे हो, गुंडागर्दी वाली बात है, ठीक है, लेकिन आप उसमें क्या कर सकते हो, जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं, जैसे भी क्वेश्चन है, आप वर्किंग नोट से शुरू करिए। वर्किंग नोट का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि पहले आप मेन सॉल्यूशन दिखाएंगे और उसके बाद आप क्या नाम है, बेशक आप फॉर्मेट 1-2-3 पेज छोड़ के वर्किंग नोट, और ऐसा भी हो सकता है कुछ वर्किंग नोट्स आपने स्टार्टिंग में बता दिए फिर मेन आंसर, कुछ वर्किंग नोट लास्ट में बता दिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं काट सकता। लेकिन अगर आप वर्किंग नोट्स से स्टार्ट करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, तो उसे मजबूरी हो जाएगी कि वर्किंग नोट्स को चेक करता चले, कैलकुलेशन में मेन आंसर से देखता चले कि आंसर क्या आ रहा है इंस्टीट्यूट का, उसे मजबूरी में यहां पर स्टेप मार्किंग देने पड़ेंगे, क्योंकि वो यहां पर क्रॉस या क्वेश्चन मार्क लगा के नहीं जा पाएगा। ये बिल्कुल रामबाण और टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको कि आप पहले वर्किंग नोट्स दिखा दीजिए। बहुत सारे जो चेकर होते हैं वो ऐसे होते हैं, मेन आंसर गलत है लेकिन फिर भी वर्किंग नोट्स के मार्क्स दे देते हैं वो, लेकिन बहुत सारे चेकर ऐसे होते हैं जो नहीं देते हैं। तो हम किसी के ऊपर तो नहीं जा सकते कि हमें मिल ही जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे, और नहीं मिले तो हम किसके पास जाएंगे, कोई चैलेंज नहीं कर सकते। तो उस केस में आप मेरी बात मानेंगे तो आप वर्किंग नोट से शुरू करिएगा, वर्किंग नोट्स को वो चेक करता हुआ चलेगा और आपको मार्क्स देता हुआ चलेगा, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है, और ऐसे मैंने कई सारी कॉपीज भी देखी हैं। तो आप वर्किंग नोट से क्वेश्चन को शुरू करिएगा, जितने सारे वर्किंग नोट्स बना लेना, और लास्ट में जाके आप अपने मेन, अगर आपको आदत पहले से है मेन आंसर लिखने की, तो उसे 2-3 पेज छोड़ के वर्किंग नोट्स के लिए उसके बाद लिख देना। एक्स्ट्रा पेजेस छोड़ दे तो पीटीओ कर देना, प्लीज टर्नओवर वाला पॉइंट, और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आपको स्टेप मार्क्स चाहिए, ये वीडियो आई होप सभी तक पहुंच जाए, लाइक कर देना तो ऑटोमेटिकली सभी तक पहुंच जाएगी। ये स्टेप मार्क में मेन सॉल्यूशन आप पहले लिख देंगे तो आपको स्टेप मार्क्स मिलने के चांसेस थोड़ा सा कम हो जाते हैं। अगर आप स्टेप मार्किंग से ही, मतलब वर्किंग नोट से शुरू करेंगे अपने बड़े क्वेश्चंस को या 10 नंबर के क्वेश्चन को जहां पर छोटी मोटी वर्किंग्स भी है, तो भाई इस तरीके से आपको बेस्ट तरीका है ये स्टेप मार्किंग लेने का। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर। आगे जो लॉ और टैक्स का पेपर आने वाला है भाई, बहुत सारी चीजें, वन शॉट वीडियोस आपको अवेलेबल कराऊंगा, फ्री कंटेंट अवेलेबल कराऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल भी टेंशन लेके नहीं रहना है भाई आपको पेपर में, मैं आपको बता दूं। अब अगर आप टेंशन लेके सो जाइए, उठ जाइए या कुछ भी हो जाइए, पेपर तो सेट हो चुका है, वैसा ही आना और अब वैसा ही करेंगे, तो लास्ट के जो 8-10 घंटे उसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं बदल जाएगी, या 12 घंटे बचा ली, या 10 घंटे या 20 घंटे, बहुत ज्यादा चीजें नहीं बदलेगी। लेकिन हाँ, आपका पॉजिटिव माइंडसेट और चीजों को, नर्वसनेस को हटा के कामनेस ला के अपने अंदर की जो भी क्वेश्चन हैं, जितनी चीजें मुझे आनी है, जितनी मेहनत मैंने करनी थी वो कर ली है। अब एक अच्छे से नींद लेकर सुबह भगवान का नाम लेकर और क्या नाम है पेपर देने पहुंच जाएंगे। कुछ चीजें एएस वगैरह देख के, फॉर्मेट वगैरह देख के भाग जाएंगे। किसी भी सुपर 40 लिस्ट वो लिस्ट ये एस रह गया, अब मत करना भाई, माइंड को शांत रहने देना, तभी वो बेस्ट परफॉर्म कर पाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आगे आपको मिलूंगा लॉ की स्ट्रेटेजी और बहुत सारी रिवीजन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।